हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज फिर से एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने आप भी क्वेश्चन के आंसर्स करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम साथ में आंसर बताते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं जिनमें ऑप्शंस नहीं हैं, तो वो हम आपको आंसर ही डायरेक्ट बताएंगे, तो आप मतलब देख सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। और वहाँ पे आपको बस पासिंग मार्क्स के इतना करना है, तो इसलिए जो भी वीडियोज़ इससे पहले बना चुके हैं वो सभी आप देख लीजिएगा। आप पक्का से मतलब पास तो हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर इस बार पास नहीं कर पाए तो अगले साल फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा, तो इससे है कि एक ही बार में पास हो जाए। मतलब ये भी मत समझिएगा कि बहुत हलवा होता है। 33% लाने मतलब अनिवार्य हैं, ठीक है। तो आपके लिए हलवा इसलिए है क्योंकि आपको 75 ही करने हैं 100 में से। पहले 100 में से 100 करने होते थे, ठीक है। तो आप मतलब अब 100 में से 75 करने हैं, तो आपको पता है कि 33% लाना कितना ईजी सा काम हो गया, तो आप ला सकते हैं। तो इसलिए मतलब जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है, नहीं देखी है तो उन्हें जा करके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप आराम से सब कुछ पेपर में वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। रख रखाव जिसके लिए बायोम को चराई और आवधिक आग की आवश्यकता होती है, यह है। साफ वन, घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ताइगा। तो यहाँ पे घास का मैदान ये सही है। और इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, इंग्लिश के वीडियोस भी कुछ पढ़े हुए हैं और कुछ और वीडियोस आएंगे जिन्हें आप देख करके बहुत ही आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप जितने भी वीडियोस पढ़े हुए हैं उन्हें पहले देखिए, ठीक है। उसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश में है, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों को देख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश वालों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का भी आंसर सही था। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति वनावरण है। भारत में प्रति व्यक्ति कितना वनावरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है, 0.06 HC, ठीक है। अगला है, वनों की कटाई आमतौर पर घट जाती है। वर्षा, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का क्षरण। वनों की कटाई होगी तो क्या घटेगा इसमें से? वर्षा नहीं होगी, सूखा हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सूखा कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ऐसा भी नहीं होगा। वर्षा ही कम होगी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सी चीज़ कम हो जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, वन कम होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, प्रदूषण ज़्यादा होता जाएगा, वन हमारे प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मिट्टी का क्षरण, जब वन काट रहे हैं तो मिट्टी की कटाई अब तो ज़्यादा होगी भाई, बारिश सीधे सीधे ज़मीन पे आएगी और क्या होगी, मिट्टी बह बह करके नदी नालों से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी। मिट्टी कट जाती है ना बारिश होने से, तो जब पेड़ होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट बारिश की बूंदें नहीं पड़ती हैं, जिससे कम कटान होता है, ठीक है। सूखा, क्या वनों की कटाई हो जाएगी तो सूखा कम हो जाएगा? सूखा बढ़ जाएगा भाई, बारिश ही नहीं हो पाएगी। इसलिए ऑप्शन ये सारे गलत हैं, केवल ए ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और आपने अगर मतलब पहली बार विजिट किया है हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेहतर ही कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। जो आपके पेपर के लिए बीएससी हो या मैथ, फिजिक्स, सारे जो है क्वेश्चन पेपर और क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो पेट्रोलियम है, कोयला है, पेड़ है, परमाणु ईंधन है। तो कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जो क्षय नहीं है, ठीक है, मतलब अक्षय मीन्स जो क्षय नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पेड़। भाई पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, अब कोयला भी खत्म हो सकता है, परमाणु ईंधन भी खत्म हो सकता है एक के बाद, लेकिन अगर पेड़ हम लोग लगाते जाएं तो पेड़ समाप्त नहीं होंगे। अधिकांश जैव विविधता क्षेत्र है। देखिए, पेड़ को हम लोग लगा सकते हैं लेकिन पेट्रोलियम को हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है ना। हम लोग कोयला अपने आप बनाने लगेंगे, जो खदान से निकलता है वही यूज़ करते हैं, ठीक है। अधिकांश जैव विविधता क्षेत्र है पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्कन प्रायद्वीपीय और सुंदरवन, अर्धशुष्क क्षेत्र और उत्तर पूर्व क्षेत्र, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट। जो जैव विविधता सबसे अधिक है वो भी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। और ये जहाँ पे पश्चिमी घाट दिख जाए तो लगभग लगभग वही आंसर सही भी होता है। हॉट स्पॉट निर्धारित करने के लिए प्रमुख मानदंड है। तो हॉट स्पॉट निर्धारित करने का प्रमुख मानदंड क्या है? जैविक वृद्धि, इंटरेक्शन नेटवर्क में व्यवधान, स्थानिक प्रजातियों की संख्या और खतरे की डिग्री, आवास विनाश। कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, स्थानिक प्रजातियों की संख्या और खतरे की डिग्री। ठीक है, हॉट स्पॉट जो निर्धारित करने का प्रमुख मानदंड होता है वो यही होता है। अगला है, केरल की खामोश घाटी संरक्षित है क्योंकि। केरल की खामोश घाटी क्यों संरक्षित है? इसमें पौधे और जानवर बहुत दुर्लभ प्रजातियां शामिल है, मिट्टी खनिजों से समृद्ध है, भूमि के क्षेत्र का व्यापक रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, या इसमें देवदार के पेड़ हैं। तो कौन सा कारण है जिसके कारण खामोश घाटी को संरक्षित किया गया है? अब आप यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि खामोश घाटी है कहाँ पे? तो आपको पता है कि खामोश घाटी केरल में है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यहाँ जो पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ मिलती हैं जो अन्य जगह पर नहीं मिलती, इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है। अगला हमारा है, ये आपको पीडीएफ जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनका भी सिलेबस बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे CSJM का है, तो वो भी हमारी वीडियोस को देख करके हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं तो उनको भी वीडियो हेल्पफुल भी लग रही है, तो आप लोग चाहें तो उन तक शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, मुहाना है। तो मुहाना क्या होता है? मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, खारे पानी की आर्द्र भूमि है, कम से कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुहाना जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, खारे पानी की आर्द्र भूमि जो है मुहाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र लगभग है। तो ये हम लोग इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत में जो वन क्षेत्र है लगभग 24 पॉइंट समथिंग है, तो आप लोग इसको ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, या 19 के साथ ऑप्शन सी आगे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लगभग 24 पॉइंट समथिंग है। तो आपको कहीं कहीं 23% भी देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन हटा लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, 23%। ओके, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी स्तरों पर जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी और आनुवंशिकी जैसे कई विज्ञानों के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? संरक्षण, जीव विज्ञान, बहाली पारिस्थितिकी, बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संरक्षण जीव विज्ञान। ठीक है, जो सभी स्तरों पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी और आनुवंशिकी जैसे विज्ञानों का एकीकरण है, वो हमारा क्या कहलाता है? संरक्षण जीव विज्ञान कहलाता है। अगला है, दलदल से भिन्न होते हैं। तो दलदल से अलग क्या होते हैं? घास, तैरते पत्ते, पौधे, पेड़ और झाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पेड़ और झाड़ियाँ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय वन नीति में के कितने प्रतिशत में पहाड़ियों के लिए आच्छादन की परिकल्पना की गई है? तो जो राष्ट्रीय वन नीति बनी, हमारे पर्यावरण को संरक्षण को लेकर बहुत सारे जो है नीतियाँ, योजनाएं चलाई गई, उनमें से एक है राष्ट्रीय वन नीति। तो इसके तहत कितने जो है प्रतिशत पर पहाड़ियों के लिए आच्छादन की परिकल्पना की गई है? तो यहाँ पे जो है ये आपको ये नंबर हो सकता है किसी को ना आते हों, तो ये 67% लिखा हुआ है। ठीक है, ये 67 है, इसको 67 मतलब थोड़ा दूसरी नंबरिंग में लिखा हुआ, पता नहीं। ठीक है, तो समझ गए होंगे 67% है। हिंदी की गिनतियाँ होती हैं ये, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती होंगी, फिर भी गिनतियाँ मतलब हिंदी वाली। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता को और एक और चीज़ आपको, मतलब मातृभाषा बताई हमारी हिंदी है, तो एक चीज़ और आप जान लीजिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसीलिए हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता को बढ़ाने में भूमिका नहीं निभाता है? तो जटिल जनसंख्या बातचीत, पेश की गई प्रजातियां, आवास विविधता की एक उच्च डिग्री, संकीर्ण निचले, कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पेश की गई प्रजातियां जो है वो जैव विविधता को बढ़ाने में भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के 3 स्तर बताने हैं कि कौन कौन से इसमें से 3 स्तर हैं जैव विविधता के। ठीक है, तो बताइए कौन से हैं? आनुवांशिकी, प्रजाति और बायोम, आणविक प्रजातियां, बायोम, आनुवांशिक जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की आर्द्र भूमि लगभग भारत पर कब्जा करती हैं। अच्छा, भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
कुछ बच्चे हैं जो डेली कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के कि हाँ वो आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भी प्रयास करा करिए। तो विश्व की आर्द्रभूमि लगभग भूमि पर कब्जा करती है, तो यहाँ पे 6, 10, 12 या 14%, तो यहाँ पे 6% बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति प्रतिपादित की गई। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1972, 1978, 82 या 1988। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 1988 में ये नीति आई थी। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, आप लोग ये बताइएगा। हम ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ से पढ़ रहे होंगे, लेकिन पीडीएफ से आपको मतलब देख तो सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होंगे वो चीज़ें जितनी मतलब वीडियो देख के होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो देखो। अगला है घास के मैदान में हल्की चराई घास के विकास को उत्तेजित करता है, घास के विकास को रोकता है, इसकी वृद्धि को रोकता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी कटाई कर दी जाती है। घास को देख, मैदान में घास की कटाई करते रहते हैं लगातार कि घास को बिल्कुल इक्वल करके वो मशीन से काट देते हैं। ठीक है, और घास जब मतलब अगर कोई चीज़ पेड़ होता है, मान लो उसको कोई बाहर पेड़ लगा है तो उसको गाय बकरी किसी ने खा लिया, अब वो पेड़ देखना फिर से बहुत सारे वो निकलेंगे, उसमें और पत्ते निकल आएंगे। मतलब वो उसको जितना काटते हैं उसमें और ज़्यादा मतलब पेड़ वो जो कलम होती है मतलब उसमें वो पत्तियाँ और डाल उसमें निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो किसी भी पेड़ में आप देख लीजिएगा कि उसको काट पीट के उसमें और ज़्यादा मतलब जो होगी वो वृद्धि होगी, विकास होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है मॉरिशस का डोडो किसके कारण विलुप्त हो गया है। जो मॉरिशस का डोडो है वो किसके कारण विलुप्त हो गया, तो यहाँ अतिशोषण के कारण वो विलुप्त हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब आप लोग डोडो के बारे में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, फिर बताइएगा क्या होता है। आर्द्रभूमि का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो भूजल का पुनर्चक्रण, बाढ़ को नियंत्रित करना, बहते पानी को शुद्ध करना, ये सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आर्द्रभूमि के ये सभी जितने भी काम लिखे हुए हैं सभी काम आर्द्रभूमि के हैं। अगला है मृदा अपरदन को रोकने, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। वृक्षों की कटाई के द्वारा, वनीकरण, अतिचराई या वनस्पति हटाने। तो मृदा अपरदन जो है ये वनीकरण जो होता है मतलब वन को लगाने से हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में पूरी तरीके से डिस्कस किया। तो अगला क्वेश्चन है भारत में चराई के लिए उपलब्ध कुल भूमि है 23%, 29%, 31%, 37%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। जो चराई के लिए उपलब्ध भूमि है भारत में वो 23% है। देखिए अगर अभी तक भी आपने शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मतलब सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी देखें। बिल्कुल मतलब बहुत सारे बच्चे ये शेयर नहीं करते, अरे नहीं उनको बता देंगे वो भी जान जाएंगे, मतलब बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है। अब मतलब शायद हम लोगों में भी ऐसा होता हो जब हो, लेकिन मतलब शेयर करिए। शेयर करने से वो चीज़ें हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें आपको नहीं याद रहती, आपके फ्रेंड्स को याद हो जाती हैं, आप भूल गए मान लीजिए, तो उनसे पूछ तो पाएंगे। अब आपने किसी को बताया ही नहीं कुछ चीज़ें हैं तो वो मतलब कैसे आपको पता चलेंगी। और हम हैं जैसे तो हम भी सबको बताते रहते हैं, इसलिए कि मतलब हमको जब हम भूल जाए तो हमको कोई बता दे कि हाँ हाँ ये इस टाइप से था। ठीक है, तो इसलिए सबके साथ शेयर करा करिए। तो जिस राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां हैं और उन्हें मगरमच्छ परियोजना को बचाना शुरू किया वह है। ठीक है, कौन सा राज्य है जिसमें मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं और उन्होंने मगरमच्छ को बचाने के लिए परियोजना शुरू की। तो वो उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है या महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यूपी की बात है ये अपने। अगला है जैविक विविधता पर कन्वेंशन में शामिल है। तो 45 लेक, 42, 52, 75। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, 42 लेक। अगला क्वेश्चन है विश्व में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की संख्या है 14, 16, 20 या 34। तो यहाँ पे 34 बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में विलुप्त पक्षी है कौन सा, कैरोलिना तोता, मोर, किर्टलैंड के योद्धा, रीड बंटिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कैरोलिना तोता जो है वो विलुप्त पक्षी है। अगला है मतलब वो विलुप्त हो गया, अब दिखाई नहीं देता। बायोस्फीयर रिजर्व का बफर जोन कहाँ है, किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, मानव गतिविधि सीमित है, मुक्त मानव गतिविधि होती है, जंगली जानवर अनुपस्थित हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, मानव गतिविधि सीमित है। बायोस्फीयर रिजर्व का बफर जोन जहाँ पे मानव गतिविधि सीमित है। अगला है रियो डी जेनेरियो के
जो है ये पूछा जा सकता है कि कब हुआ रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन। तो ये पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 को हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो रियो डी जेनेरियो का जब सम्मेलन हुआ तो उसमें हुआ? तो लाल सूची का संकलन, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, जैव विविधता का सम्मेलन या IUCN, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता का ये सम्मेलन था, जैव विविधता पर सम्मेलन था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन अगर पूछा जाए उसका परिणाम क्या है, तो जैव विविधता पर सम्मेलन था ये। अगला है, उच्च विविधता वाले पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए हॉट स्पॉट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? अच्छा, हॉट स्पॉट कहते हैं किसको हैं? वो फ़ोन वाला हॉट स्पॉट नहीं है जो समझ लीजिएगा कि हाँ हॉट स्पॉट दे दो, बहुत लोग मांगते हैं, तो समझ रहे हो यहाँ पे? नहीं, ये फ़ोन वाला हॉट स्पॉट है, तो बिल्कुल वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है यहाँ पे। ये हॉट स्पॉट का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे उच्च विविधता हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ मिलती हों, ठीक है, वहाँ पे ये हॉट स्पॉट शब्द जो है प्रयोग किया गया। तो ये जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये मायर के लिए गढ़ा गया, ठीक है, मतलब इसके लिए प्रयोग किया गया, उन्होंने गढ़ा, ठीक है। किसके द्वारा? मतलब मायर ने इसको गढ़ा। जो है IUCN इन सब के बारे में, रेड डेटा बुक, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख भी सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बी विविधता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मतलब बी विविधता, तो बी विविधता क्या है? आवास विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, संसाधन विविधता या प्रजाति विविधता। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता है, ठीक है। अगला है, दुर्लभ, लुप्तप्राय और स्थानिक कण को बरकरार और फलते फूलते पाया जा सकता है। पवित्र उपवन, बफर जोन, उष्णकटिबंधीय वन या समशीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पवित्र उपवन, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए कौन सा उदाहरण जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है? तो आवास विनाश, बायो रेमेडिएशन, प्रस्तुत प्रजातियां या अतिशोषण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बायो रेमेडिएशन, ठीक है, ये खतरा नहीं है। सभी स्तरों पर जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी और आनुवंशिकी जैसे कई विज्ञानों के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो संरक्षण जीव विज्ञान को बहाली पारिस्थितिकी या बायो रेमेडिएशन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संरक्षण जीव विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट निर्धारित करने का प्रमुख मानदंड क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। स्थानिक प्रजातियों की संख्या और खतरे में डिग्री। और तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ठीक है, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये पन्ना था, जिम कॉर्बेट था, कांजीरंगा या सतपुड़ा। आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, था क्या है भी, ठीक है। अगला है, अच्छा बताना है कि कांजीरंगा कहाँ है? हमने बहुत बार ये बताया होगा, ठीक है। बारिश होने लगी, आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? गिर अभयारण्य मुख्यतः किसके लिए है? राइनो, बाघ, शेर, हाथी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ ये गिर अभयारण्य जो है वो शेर के लिए है। अगला है WCU है, तो WCU क्या है? विश्व संरक्षण संघ है, व्यापक संरक्षण संघ है, विश्व संरक्षण संघ है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये व्यापक संरक्षण संघ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता सम्मेलन कब लागू हुआ? तो हमारा जैव विविधता जो सम्मेलन है ये 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ, ठीक है। 29 दिसंबर 1993 को इसका सम्मेलन हुआ था। अगला है, विश्व के 34 हॉट स्पॉट लगभग के क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। तो विश्व के जो 34 हॉट स्पॉट लगभग कितने क्षेत्र पर कब्जा करते हैं? तो ये 12%, 8%, 10% या 15.7%। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 15.7%, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्बोरेटम क्या है? तो एक वन पेज सामाजिक वानिकी का एक टुकड़ा, पेड़ और झाड़ियों के साथ वनस्पति उद्यान। तो कौन सा है? तो ऑप्शन जो डी है ये देख लीजिए, कैस्ट और जड़ी बूटियों के साथ वनस्पति वन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये पेड़ पौधों के साथ वनस्पति उद्यान है, क्या? आर्बोरेटम, ठीक है। अगला एक पवित्र झील है, इनमें से कौन सी झील को पवित्र झील माना जाता है? डल झील, सिक्किम की खेचो पलरी झील, सूर्यखंड झील या चिल्का झील। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, सिक्किम की चेलो पलरी झील जो है वो पवित्र झील मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, और अगर इससे पहले भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएंगे। नए हैं तो अब सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे शेयर करते होंगे, और नहीं करते हैं तो पक्का शेयर करिएगा पहले, ठीक है, उसके बाद ही आगे पढ़िएगा। और कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा, वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा, आप लोग आराम से पढ़िएंगे, तो सबके साथ भी शेयर करना है, ठीक है, सभी लोगों को। और अगर आप लोगों का रिस्पांस ऐसे ही अच्छा रहा तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है, तो ये 7वें स्थान पर है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, मतलब कितने हॉट स्पॉट हैं। देखिए, जिन बच्चों को अगर मतलब जैसे कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में अजीब लिखे होते हैं तो वो समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो आप लोग जैसे अब यहाँ पे तप्त स्थल लिख के आ गया तो वो समझ नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, हॉट स्पॉट मतलब सोचेंगे ही नहीं, तो वो इसलिए वो लोग जो है इंग्लिश वाले पोर्शन में एक बार चेक कर लेना कि क्या लिखा है, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन का सल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं वो 34 हैं, 34 हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको विकल्प नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से इनको तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगेई डॉल्फिन है, ठीक है, जो गंगा में मिलती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो वो हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता वर्ष है ये हमारा 2010 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। रेड डेटा बुक जो होता है वो जो है संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों के बारे में जो है डेटा जारी करता है, तो उसके बारे में अगर आपने नहीं मतलब देखा है तो आप देख सकते हैं। रेड डेटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ से पूछा गया कितनी जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो लगभग 4000 जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। जंतु प्रजातियां, कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता है, तो गोएरा, ये कुछ और इसको भी बोला जाता होगा इंग्लिश में, या ऐसा अजीब नाम लग रहा है ना। कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा मारा जाता है, दोबारा रिपीट है। अगला है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अभी इससे पहले भी हमने बताया था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाए जाने वाली कितनी प्रतिशत प्रजातियां पहचान पाए हैं, तो वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर जो पाए जाने वाली प्रजातियां हैं उनका केवल 77% ही पहचाना है, ठीक है। अगला है भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्थान है, तो जो स्थान है वो विश्व के 17 मतलब 17 बृहद जैव विविधता वाले देशों में है। अगला है ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाए वो क्या कहलाएंगे, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहलाएंगे। अगला है किस वर्ष जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ, तो 1968 में जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है वह है, तो ये भूमध्य क्षेत्र है, ठीक है, वो भूमध्य क्षेत्र जो है वो हमारा जैव विविधता से संपन्न है। अगला है केरल राज्य किस जैव विविधता तप्त स्थल का क्षेत्र है, तो आपको बताया है सबसे ज़्यादा जैव विविधता लगभग पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, और ये पूछा जाए कहाँ है तो केरल राज्य में, ठीक है। अगला है रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी जो पादप है ये सदाबहार होता है। और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2010 में किस प्राधिकरण का गठन किया, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया। देखिए, जितने भी अधिनियम हैं आए पर्यावरण से रिलेटेड वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, केवल आपके इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आगे आने वाले और भी एग्ज़ाम जो भी आप देंगे उन सभी के लिए। तो आप मतलब कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये याद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो इससे पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, तो 22 मई है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है NBA का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CBD का पूरा नाम क्या है, तो CBD का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संधि, ठीक है। CITES का पूरा नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड, ठीक है।
CBD का पूरा नाम कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये दोबारा से आ गया है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो रेड डेटा बुक है उसका प्रकाशन हमारा विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ या IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये IUCN या विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। खेजड़ी के बलिदान से संबंधित है। खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है जो राजस्थान में मिलता है, तो ये अमृता देवी से रिलेटेड है। ठीक है, खेजड़ी के बलिदान से जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए, हम लोगों ने चिपको आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, तो ये सब अपिको आंदोलन एक था। तो ये सभी आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हैं। इनके जो प्रणेता हैं, जो हमारे सुंदरलाल भुगड़ा जी हैं, वो हमारे चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। नर्मदा बचाओ की मेघा जो है, मेघा करके कुछ नाम है, वो हैं। ठीक है, तो आप जो है इस टाइप से बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। मेधा पाटेकर, हाँ शायद यही है। तो आप लोगों को जो नहीं याद है वो सब मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और आपसे एक पूछा था जो है जल पुरुष कौन है हमारे, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जो बिल्कुल आराम से होने वाले हैं। ठीक है, तो वो सभी आपको याद होंगे। आपने अगर सारी वीडियोस देखे हैं तो पक्का सारे क्वेश्चन आप आंसर दे पा रहे होंगे। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये तो आपको आने ही चाहिए। अगला है भूजल संकट के कारण है। तो जल स्रोत का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन, जल की अधिक मांग। ठीक है, ये सब जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है, जल संकट के, सॉरी जल प्रदूषण के नहीं। देखिए प्रदूषण हो रहा है, उनका अत्यधिक काम नहीं है तब भी पाइप चल रही है, नहीं चल रही है, नल चल रहा है, पता ही नहीं है, टंकी चला दी भर गई लेकिन फिर भी चल रही है। ठीक है, तो ये सब भाई पानी की बर्बादी ही तो है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो अभी से मतलब आप सतर्क हो जाइए कि नहीं, पानी की बर्बादी नहीं करनी है। ठीक है, पानी को बचाना है। लाल आंकड़ों की पुस्तक संबंधित है। लाल आंकड़ा है, ये लाल आंकड़ा लिख के आ गया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेड डेटा बुक ही है। ठीक है, संकटग्रस्त वन्य जीवों से, दुर्लभ वन्य जीवों से, विलुप्त जातियों से ये रिलेटेड है। आपको बताया था अभी हमने इससे पहले भी। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये अलवर में है। और ये पड़ता कहाँ है ये आप लोग बताएंगे। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित है, ये अलवर कोई मतलब जिले का नाम है या स्थान का नाम, इसका स्टेट बताना है आपको। ठीक है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में होती है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो जो उड़न गिलहरी है वो हमारा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ये सीता माता अभ्यारण्य के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखिए। पेट्रोलियम हमको कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे कि काला सोना आ जाए तो कोयले को मत लगा दीजिएगा, पेट्रोलियम होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नेहक आदि घटक होते हैं जिन्हें आश्वन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला है सर्वव्यापक संसाधन है तो वायु है। अगला है अनवीकरणीय संसाधन है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। IUCN का गठन हुआ कब हुआ? 1968 में हुआ। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये हमारा गुजरात में है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान वो भी वही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वो भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी वो भी उत्तराखंड को ही बोला जाता है। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे। अगला है जवाहर सागर कोटा अभ्यारण्य में संरक्षण है और संरक्षण होता है तो ये घड़ियालों का संरक्षण करते हैं यहाँ पे। अगला है वह राज्य जिसमें काजीरंगा और मानस जैव मंडल स्थित है। अभी इससे पहले हमने ये क्वेश्चन आपसे कहा था कि आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया तो समझ लीजिए। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये हमारा असम में पड़ता है। जो मानस है ये भी हमारा असम में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। ये भी पेड़ों से ही रिलेटेड है, जैसे चिपको था वैसे ही कर्नाटक में अपिको आंदोलन हुआ था। IUCN का पूरा नाम देख चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। संकटग्रस्त जातियों के दो उदाहरण कौन से हैं? गैंडा और गोंडावन। ठीक है, ये संकटग्रस्त जातियां हैं, मतलब विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगला क्वेश्चन है मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मनाली जो पड़ता है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मनाली अभ्यारण्य।
ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, एक बिहार पक्षी अभयारण्य आया था, तो वो पटना बिहार में लगा दे, पटना पक्षी अभयारण्य कुछ ऐसे करके था, तो वो यूपी में है, मतलब उसको पटना देख के बिहार लगा दे, बिहार की राजधानी पटना, पटना में ही होगा, बिहार में होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अलग जगह पे हैं और जो है हमको लगने लगता नहीं ये इसी के नाम पे, तो वहीं होगा। ठीक है, नागार्जुन सागर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब और कहाँ और कौन सा अस्तित्व में आया? तो 1986 में ये नीलगिरी में, जो कर्नाटक में है, वो अस्तित्व में आया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है, राजस्थान के प्रमुख जैवमंडल निचय का नाम बताइए? तो थार रेगिस्तान है। ठीक है, अगला है, प्राकृतिक गैस के विकल्प के रूप में कौन सी गैस उपयोग में ले सकते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ये हमारा बायोगैस, हमने दो बताए थे ऊर्जा के स्रोत, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जिन्हें हम बार बार मतलब ले सकते हैं ऊर्जा, जैसे सूर्य है हमारा, उसे हम जो है सूर्य से हमको डेली ऊर्जा मिलती है, फिर अगले दिन ले सकते हैं, फिर अगले दिन ले सकते हैं। अब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एक बार गाड़ी में भरवाते हैं, वो खत्म होने के बाद फिर से भरवाना पड़ता है, हम लोग उसी का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये सूर्य की ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जो खत्म ही नहीं होती, तो सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत तो हमारा सन ही है, तो ये भी आ सकता है। और उत्पादक अपघटक, इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो जितना भी आपका सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को मतलब समझ में भी आया होगा। हमने अच्छे से क्लियर किए हैं सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लगभग क्लियर किया है। और इतनी धीरे भी नहीं हम पढ़ाते हैं कि आपको लगे कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो मतलब लगभग जितना पढ़ाया उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।